वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी के एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न होंगे। इससे कहीं ना कहीं प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, पर आपका मतलब यानी उसका सेम होगा। ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज को हम करेंगे, एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें। कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है आपको तो आप उसको वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बीच में कहीं कोई बात हो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चैप्टर को हम देखेंगे। क्लास 6 to 12 के सारे जियोग्राफी के क्वेश्चंस बारी बारी हम करेंगे। पहले जियोग्राफी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे। एनसीईआरटीज का एक अलग सीरीज होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अलग से मिल जाएगा। इसके साथ हम आपको और बताना चाह रहे हैं वो ये कि आगे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं इनके बारे में चर्चा की जाएगी। इनकी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो गई हैं, रेगुलर वे में मिलेंगी। ये एक प्रैक्टिस सेट के तरीके पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। आप ज्वाइन करें, इसका बहुत फायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है। इसका क्लास 6 का पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा है? हम समाज विज्ञान का पृथ्वी हमारा आवास, ये टाइटल है। ठीक है। सौर मंडल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सौर मंडल से जितने भी प्रश्न बनने हैं, संभावित प्रश्न या क्या क्या पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? तो बेटा खगोलीय पिंड की बात की जा रही। अंतरिक्ष में हर एक टुकड़ा, पदार्थ जो भी है वो सब पिंड का एक रूप है। जैसे इसको हम आपकी साइंस की भाषा में समझें, जैसे सूर्य पिंड है, और इसके बाद चंद्रमा ये भी पिंड है, पृथ्वी ये भी है, और उल्का पिंड ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब खगोलीय पिंड हैं। आसमान में यानी अंतरिक्ष में जो भी चीजें पाई जा रही हैं वो सब खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही है आपका? बताइए इस हिसाब से। डी नंबर क्या है? डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उस पर। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? देखिए तारा की एक छोटी सी परिभाषा जान ले आप। तारा उन्हें कहते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना खुद का प्रकाश होता है, यानी कि उनको अपने लिए एनर्जी की आवश्यकता कहीं और से नहीं पड़ती, उनके पास खुद का होता है। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम इसका जवाब देंगे बेटा। ठीक है। तो चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये तो गलत बात है। गलत है ना? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, बिल्कुल बात सही। जो अभी हमने बात कही थी क्या, कि तारा। तो तारा का मतलब क्या है? जिनके पास अपना खुद का प्रकाश व ऊष्मा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? बताइए। तारा, जिनके पास अपने खुद की ऊष्मा और प्रकाश होगी उनको हम तारा कहते हैं। ध्यान रखना। तारा ग्रह में अंतर क्या होता है? देखिए ग्रह होता है जो अपने लिए ऊष्मा और प्रकाश किसी अन्य पिंड से ग्रहण करते हैं, जिसको हम सूर्य अपने लिए, जैसे सूर्य है, यानी किसी और तारे से ग्रहण कर, जो उसका सबसे नजदीकी तारा होगा वो उसके लिए एक सूर्य कहलाएगा। जैसे कि हमारे पृथ्वी के लिए जो काम करता है एनर्जी का, वो कौन है? सूर्य। सौर मंडल के, सौर परिवार का जो है तारा, वो कौन सा? सूर्य। उससे पृथ्वी को एनर्जी मिलती है। तो इसके देखिए आगे वाले आप ऑप्शंस पर एक बार नजर जरूर डाल लें। जैसे जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, तो जिसके ये नहीं हो, तो ये ग्रह की परिभाषा है। ठीक है। हमें बताना क्या है बेटा? तारा। जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए आते हैं फिर आगे। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाते? बेटा तारों द्वारा जो विविध आकृति बनती है उसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है। फिर आगे, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध। बेटा अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल का नाम है। जैसे किसी स्थान का नाम कह देते हैं, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, लखनऊ है, ऐसे स्थान है ना, पर नाम सबका अलग है। वैसे ही ये दोनों जो है, ये अर्सा मेजर व ये आपका बिग बियर जो है, ये क्या बेटा? नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। आगे चलते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? देखिए अभी हमने तारक परिभाषा जब पीछे पूछी
कि तारा किसे कहते हैं, वहीं पर एक ऑप्शन था आपके पास, क्या था, जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, गलत जवाब। जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, गलत है। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल राइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो ऑप्शन नंबर आपका इसके लिए कौन सही हो जाए बेटा? सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। देखिए ऐसे प्रश्नों को कहाँ पूछा है, आजकल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तक में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीएस में। और कोई भी एग्जाम हो, कथन निष्कर्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कथन कारण वाले, ऐसे प्रश्न बहुत बड़े बड़े करके एग्जाम कोई भी सब जगह पूछ लेता है। तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप सिलेक्शन को ना के बराबर माने, क्योंकि बिना बेसिक आप कैसे, बिना न्यू के बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। तो इसमें के लिए पहला प्रश्न आपके लिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है बेटा? पृथ्वी एक ग्रह है, ये बात तो सही है ना? ठीक है, तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बात सही कि नहीं सही है? पृथ्वी जो एक ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहां से प्राप्त करती है? सूर्य से। आपके पास ये ऑप्शन सही हो गया, मतलब ये कथन। अगले पर, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा, बेटा दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, तथा आकार में तीसरा। ये कथन बेटा गलत है, ये कथन गलत है। क्यों? आपको एक ट्रिक बता दें हम इसको याद करने की। साधारण बोलचाल में किसी से हम कह देते हैं ना बेटा 3-5 मत करो, क्या कहते हैं? 3-5 मत करो। तो बेटा दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है तीसरे पर है। ठीक है, बात समझ में आई? दूरी के हिसाब से तीसरे पर है, और आकार की बात करेंगे तो बेटा 5वें पर है। ये वाला जो दिया है ये गलत है। ठीक है, अब याद रखना, किसी से जब कहना हो 3-5 मत करे ना। ठीक है, तो ऐसे याद रखें बेटा। तो केवल कथन बेटा कौन सही है? 1 नंबर सही, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन आपका जो जवाब है। कौन सा बेटा? केवल कथन 1। आगे, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रह का सही क्रम बताएं। तो बेटा इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, तो वहाँ बहुत ही अच्छे शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट वीडियो में भी पड़ा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन यानी फुल डिटेल वीडियो में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाकी इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी बच्चों को, वो क्या था बताइए? ऐसे माई ईवीएम, ईवीएम तो जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ, ये आपका क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। इसके बाद इसको हमने कह दिया बेटा जूनियर सन। क्या बेटा? जूनियर सन। इसको डिकोड कर लीजिए। माई ईवीएम मतलब मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी। ठीक है बच्चे, हिंदी में देख लें, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। इधर जूनियर सन, कितना सुंदर सा नाम है जूनियर सन। हाँ, एक्चुअल सन तो इधर बड़ा है ना बाहर। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, बाहर, इनको दूसरी भाषा में बाहरी ग्रह कहते हैं, और इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह आपके घनत्व में भारी, आकार में छोटे मिलेंगे। ठीक है, और बाहरी ग्रह घनत्व में हल्के, आकार में बहुत बड़े, और इनको गैसीय ग्रह भी कहा, क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। ठीक है, एक बात याद रखें। अब बात करते हैं, देखिए आपके सामने ये बना हुआ है, अब क्या आप इसके आधार पर नहीं देख सकते हैं? अब देखिए दूरी कौन सी बढ़ती हुई, यानी पहले सबसे जो ग्रह होगा वो कौन सा होगा? आपको पता है ना, बुध है। तो ये वाला ऑप्शन तो बेटा आपके लिए गलत ही था ना, देखना ही नहीं है। ठीक है, अब बुध तो सब में है, शुक्र भी सब में है, लेकिन यहां मंगल था ना, यानी ये इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, बुध शुक्र तक तो बात ठीक है बेटा। इसके बाद आपको पता है ना, तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है, और यहाँ तीसरा ग्रह बेटा मंगल दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो सही वाला ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। कौन सा? डी हो गया। देखिए बताने को तुम जरा से बता के चले जाएं कि ठीक है ऐसे ये इसका ऑप्शन सही है, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। हम आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ बता रहे हैं। जैसे हमने कहा बेटा पृथ्वी को कैसे याद रखेंगे? 3-5 ना, कि 3 मतलब दूरी, देखिए नंबर दूरी, ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है,
तो पृथ्वी जो है बेटा दूरी के आधार पर तीसरा है ना, आकार में पांचवा, साइज में पांचवा ग्रह, कैसा है, पांचवा ग्रह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह, देखिए अभी बात की ना, बताया हमने आपको बातों बातों में कि जो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है, यानी वो पहली बात किनके बीच पाई जाती है, आप देखो जरा बेटा, अभी हमने बात की ना यहाँ पर, तो ये जो बेल्ट है किनके, ये वाला ग्रह आपका मार्स है, ये जुपिटर, इनके बीच पाई जा रही है, ठीक है ना, किनके बीच, इनके बीच पाई जाती है ये बेल्ट। और इसके बाद वाले सारे ग्रह हमने क्या कहा बेटा, गैसीय ग्रह हैं, कैसे हैं, गैसीय ग्रह हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या बाह्य ग्रह भी कहते हैं, अंदर वाले को आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहे बेटा, आंतरिक ग्रह बताइए। तो बेटा आंतरिक ग्रह मतलब कौन कौन से हैं, याद करिए, बृहस्पति तो बाहरी ग्रह हो गया ना, बृहस्पति जो है आपका बाहरी ग्रह हो गया, कैसा, बाहरी, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं बेटा, बुध है, मंगल है, शुक्र है, ये सब आंतरिक ग्रह हैं, कैसे हैं, सब के सब आंतरिक ग्रह, यानी एक, दो और तीन जिस ऑप्शन में मिल जाए आप उसको सही कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा अप्रोच देख लीजिए, वो क्या है, मान लो कि आपको आंतरिक ग्रह में बड़ा कंफ्यूजन कौन है कौन नहीं, लेकिन ये हर हाल में यहाँ पता था कि बृहस्पति जो है नंबर 4, ये वाला बाहरी ग्रह है, आंतरिक नहीं है। क्लियर। और सवाल में पूछा है आपसे कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो आपको ऑप्शंस में जहां जहां 4 दिख जाए, यानी यहाँ 4 था बेटा गलत हो गया, यहाँ 4 था गलत हो गया, यहाँ सभी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 और 4 ना, 4 दिख गया गलत हो गया, मतलब अब जो बच्चा बच्चा वही तो सही होगा। बात समझ में आई। एग्जाम में इस अप्रोच को अपनाते हुए इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। ऑप्शंस का में अगर गलत पता है तो सही अपने आप हमें मालूम हो जाता है, या सही पता है तो फिर इससे बेहतर बात क्या है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है, वाह, देखो पूछ दिया ना। मैंने बोला जैसा कि आपको कि एनसीईआरटी सीरीज में जितने संभावित प्रश्नों चैप्टर वाइज बिल्कुल अच्छे से क्रम से कराए जाएंगे, तो बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे बेहतर होगा, हमें भी काम करने में अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत मेहनत लगती है काम तो ये सब बनाने में। चलिए, क्या पूछा बेटा, बाह्य ग्रह, ठीक है, बाहरी ग्रह। अब देखो, अभी बात की थी ना, सारे के सारे बाहरी ग्रह को कैसे याद रखेंगे, जूनियर सन से, किससे बेटा, जूनियर सन से, ठीक, क्लियर। और जूनियर सन मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो बेटा सारे तो दे रखे हैं ना इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी सभी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट। कथन एवं कारण वाले प्रश्नों में बहुत ध्यान से प्रश्नों को हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें पहला कथन होता है, दूसरा उसका कारण होता है। कभी कभी होता है क्या ऐसे प्रश्नों में, कथन तो सही होगा, कारण गलत होगा, ठीक है। जैसे हम अगर हम कह दें कि आज कानपुर में बारिश हुई और पूरा प्रयागराज बह गया, तो बेटा बारिश कानपुर में हुई तो प्रयागराज के बहने का कोई इससे रिलेट नहीं है ना, वो उसका कारण नहीं है। क्या पता वहां कोई डैम खराब हो गया हो, पानी बाहर आ गया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलिए, यहां पर आपके लिए पहला कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। ये बात समझ में आ रही है, क्या कहा इसने, सबसे कम, सभी ग्रहों से, परिक्रमण काल बेटा, परिक्रमण काल सौर मंडल में सभी ग्रहों से सबसे कम। ये बात समझो, जो जैसे आपका ये हो गया सन, ये बुध, ऐसे ऐसे, ये बात समझ में आ रही। अब बताइए, जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं, त्रिज्या बढ़ रही, त्रिज्या बढ़ने से क्या, परिधि बढ़ जाएगी, और जब परिधि बढ़ जाएगी, रास्ता बढ़ जाएगा, तो किसी को चलने में समय भी तो ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुध बेटा जस्ट यहाँ पर है, कहाँ पर है, एकदम सूर्य से पहला ही ग्रह है, कौन सा, बुध, ये पहला ग्रह, इसलिए इसको सबसे कम दूरी लगती है। यही बात तो आपसे इसने कहा है, ठीक है। कथन तो हमारा सही निकल गया। अब कारण पे आते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, कारण यही है ना, तभी तो टाइम कम लग रहा है, बात सही है, ठीक है।
बुध सबसे कैसा नजदीक का ग्रह है। अच्छा, दूसरा एक और हो सकता था, अगर बाकी ग्रह भले वो बहुत दूर हों, बात समझिए, भले वो बहुत दूर हों, पर उनकी चाल बहुत तेज हो, और ये बहुत नजदीक है फिर भी चाल बहुत कम हो, तब ये कारण गलत हो जाएगा। अपने मन से मत बनाइएगा, ये एक लॉजिकल बात थी, क्योंकि ये ऐसा होता है, इस वजह से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कथन और कारण दोनों सही हैं। जब दोनों सही होंगे इसका मतलब क्या हुआ, ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया बताइए। बी, सॉरी, बी वाला पढ़ा पहले हमने। कथन का क्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या तो कर रहा है ना, गलत हो गया। अब ये जैसे ऑप्शन था सी नंबर है, ए सही आर गलत, इसीलिए गलत हो गया। ए गलत है आर सही, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसकी बात करते हैं सही वाले, हम चाहते तो पहले यही ऑप्शन बता देते, पर वो क्यों नहीं है, इस बात की चर्चा बहुत जरूरी थी। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बात समझ में आ रही बेटा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, वो ये इस तरीके की ए आर की सही व्याख्या करता है लिख देगा एग्जाम में, और आप इसी को टिक मार के चले आएंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो बिना पढ़े जल्दबाजी में आंसर ना दें। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। अभी तो बात की ना बेटा, जुपिटर और मार्स के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच। तो बेटा मंगल और बृहस्पति के बीच में पट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चल, सॉरी। अगला प्र, अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो बेटा सूर्य से सबसे, सॉरी नजदीक पड़ गया, सबसे दूर कह रहा, दूर, क्या कह रहा है, सबसे दूर कौन सा ग्रह है ये। तो सबसे दूर की बात कहा ना, सबसे दूर लास्ट में कौन बेटा, अरुण और वरुण। वरुण मतलब नेपच्यून, वरुण मतलब नेपच्यून। इसके लिए हमने बताया था ना आपको कैसे, माई ईवीएम करेक्ट, जूनियर सन, ये आपका बेटा असली वाला सन है ना ये। अब देखिए दूरी सबसे पास किसकी है, सबसे दूर किसकी है, नेपच्यून। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत छोटी सी और आसान सी ट्रिक है, बहुत आपको काम आएगी। चलिए, पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं, भूआब जियोइड। बात सही है भाई, ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण है पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी है, चपटी, ये भी बात सही है, यानी कारण भी सही है, इसीलिए जियोइड कहते हैं। बात समझे, कारण ये है इसीलिए उसको जियोइड कहते हैं, यानी भू आप कहते हैं। अब ए और आर कथन में इधर आते हैं आंसर में, दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, मतलब सही है। ठीक है, अब आगे वाले क्यों गलत हैं वो हम पिछले इस प्रकार के सवाल में बात कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं। देखो बेटा ऐसे प्रश्नों में भी विशेष ध्यान रखें, कभी कभी यहाँ होता है सत्य नहीं है, इनमें से नहीं है, ना है, ऐसा कुछ शब्द निगेटिव सा आ जाता है, जो मतलब पूरा बदल देता है। होता क्या, सत्य पढ़ के हम देखते हैं, अच्छा हाँ, पहला ऑप्शन गया, ठीक है, बस एक ही टिक मार के चले आएंगे। ये गलती नहीं करनी, कभी ध्यान रखना। ठीक है, तो सत्य देखना बेटा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। क्या कहा बेटा, हरे रंग की दिखाई देती है, क्या ये बात सही है। अरे जब बेटा दो तिहाई पानी है, तीन हिस्से में दो हिस्सा पानी है, तो हरा कैसे दिखाई देगा, नीली दिखाई देती, नीली, और नीली दिखाई देने का रीजन क्या होता है बेटा, पानी, ध्यान रखना क्या है, पानी, और ये हरी दिखाई देती है। कारण में जो दूसरा कथन दे रखा है इन्होंने, वो पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण, अरे वन कितने हैं बेटा, बहुत कम है। ठीक है, दोनों गलत हो गए, यानी ना तो एक और ना ही दो। समझ में आई बात, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है बेटा। देखिए सौर मंडल का निर्माण बताइए जल्दी से। सौर मंडल का जो निर्माण है
किससे मिलकर होता है बेटा? सौर मंडल में क्या क्या है, पहली बात ये आप देख लो। क्या ग्रह पाया जाता है? सही पाया जाता है। उपग्रह पाया जाता है? पाया जाता है। सूर्य पाया जाता है? पाया जाता है। उल्कापिंड सब तो है ना बेटा। तो मतलब सौर मंडल का निर्माण इन सभी से मिलकर हो रहा है। क्लियर? ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? फिर इसी प्रकार का प्रश्न है। सूर्य का खिंचाव बल, यानी खिंचाव बल इनडायरेक्ट में क्या कहा इसको, आप समझ सकते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, सौर मंडल को बांधे रखता है। बिल्कुल बात सही है। अगर ऐसा ना हो तो सारे ग्रह इधर उधर भाग के अपने घूमने चले जाएं शॉपिंग पे। अगला प्रश्न है, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा, सॉरी, प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है। ठीक, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सौर मंडल में प्रकाश के लिए। बात समझ में आई? क्योंकि इस सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश है। तो भाई इस हिसाब से क्या हुआ, पहला ऑप्शन सही था और दूसरा भी सही है। तो इस ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले? बेटा सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह कैसे गोलाकार नहीं घूमते हैं बेटा, दीर्घ वृत्ताकार। कैसा? दीर्घ वृत्ताकार। जैसे एग्जाम्पल कैसा मतलब है, ये आपका सूरज हो गया, ये ऐसे घूमेंगे, ऐसे। समझ में आया? इस प्रकार से एक तरफ की डिस्टेंस जो होगी ये और ये देखिए कम है, हाँ, दूसरी साइड वालों की जो डिस्टेंस है ऐसे, ये देखिए इधर से ज्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार की आकृति को हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, आगे इसमें और प्रश्न एक आएगा, उपसौर और अपसौर। इस बात को, उपसौर अपसौर को कैसे समझेंगे? जैसे हम कहते हैं उप राष्ट्रपति, बेटा राष्ट्रपति से क्या हो गया, उप वाला छोटा। ठीक है, तो इधर वाली जो एरिया है इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। ध्यान से देखें इस बात को, ये वाली स्थिति क्या कहलाएगी? उपसौर। और इधर वाली क्या कहलाएगी बेटा? अपसौर। क्या? अपसौर। ठीक है, समझ गए? एक अप मीनिंग बड़ा, उप माने छोटा यहाँ। ठीक है, इस बात से ठीक है। बाकी ये तो आपके आगे कभी मिलेगा, उसके लिए बता दिया हमने, ध्यान रखिएगा। अभी हम आते हैं अपने प्रश्नों पर, जो कि हमें जिस प्रकार से जवाब देना है। ठीक है, चलिए। तो दीर्घ वृत्ताकार की बात कही हमने ना, कैसा है बेटा? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ओके। अगला, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मानते हैं? बेटा कभी अगर आपने आसपास किसी को देखा या सुना हो, अक्सर मूवी में तो देखा होगा ना, जुड़वा मूवी भी आई, देखो जुड़वा 1, जुड़वा 2, आगे भी कुछ आ सकते हैं। और कई ऐसी मूवियां जहाँ पे जुड़वा भाई बहन दिखा दिए जाते हैं। जुड़वा मतलब क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या सेम हो गई, कि वो सेम दिखते हैं, लंबाई चौड़ाई सेम होती है, बिल्कुल रंग रूप सेम हो गया, जनरली ऐसा होता है। बाकी फुल मूवी पे डिपेंड ना हो, वहाँ तो कुछ भी दिखा देंगे। तो आपसे कहा गया है क्या? अरे, जुड़वा ग्रह। ठीक है, कौन सा जुड़वा ग्रह? अब ये जुड़वा ग्रह वो ग्रह हो गया जिस जो आकार, घनत्व, व्यास इन सब में पृथ्वी के जैसा हो, इन सब में पृथ्वी के जैसा हो। और वो कौन सा ग्रह बेटा? वो है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा है? वो है आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, याद रहेगा इस बात को। शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं बेटा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और रात के समय जब आसमान में देखते हैं एक बड़ा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है ना, दिखता है, वो यही आपका है। ठीक है, आगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बेटा पृथ्वी का सबसे निकटतम पूछा, जल्दी में गलत उत्तर मत देना कि सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी की जगह आपने मान लिया किसको? सूर्य को मान लिया और फटाक से जवाब इसको बुधवार को टिक मार दिया। ऐसी गलती ना करें बेटा। किसको पूछा? पृथ्वी को। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह याद करो भाई, माई, ई, वी और एम। याद आया? तो यहाँ पर ई आपकी जो है ना, यही तो पृथ्वी है। तो एक निकटतम, एक तरफ क्या हो गया बेटा? मार्स, दूसरी तरफ वीनस।
मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं, क्या कहीं मंगल दिखा? नहीं दिखा, बट शुक्र तो नजर आ रहा है ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा? ये, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में मंगल और शुक्र दोनों की बात करते हैं तो यानी अलग अलग ऑप्शन दिया होगा, एक और दो सही, दो और तीन सही, ए एंड बी सही, ऐसे करके आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह। तो इतनी बात तो पता है ना आपको कि सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा जुपिटर, ठीक है। तो सबसे छोटा बुध है, जब सबसे बड़ा और छोटा पूछा है यानी कि सबसे छोटा बताना है आपको और सबसे बड़ा बताना है, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखो, पहली बात हम एलिमिनेटिंग मेथड से देखें, जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा सा बुद्धि तो लगा लें कि सबसे बड़े की बात की है। तो बेटा ये यहाँ कहीं आपको जुपिटर दिखा, बृहस्पति नहीं दिखा, यहाँ कहीं बृहस्पति दिखा, नहीं दिखा। अब ये दो जगह तो दिख गया, ठीक है, लेकिन दूसरी भाषा में फिर हमें याद आया धीरे से कि बुध सबसे छोटा था, बुध सबसे छोटा था। तो देखो नाम भी है ना बुध, बड़ा छोटा सा नाम है बुध। इसके अलावा बाकी ग्रह देखो थोड़े बड़े बड़े नाम भारी भरकम से लगते हैं ना। तो बुध सबसे छोटा, और दोनों के जो लिखावट देखो बेटा, बा और बा, इससे याद रखेंगे, बा और बा से। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ट्रिकी बात है, बा और बा क्या बेटा? दोनों, ये बृहस्पति है, ये बुध है, ये बृहस्पति है, अगला बुध है। बृहस्पति बड़ा सा लिखा हुआ इसलिए बड़ा है, बुध छोटा सा लिखा हुआ इसलिए छोटा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है बेटा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य दो ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? बेटा कितना सुंदर सा सवाल है। क्या कह रहा है? विपरीत दिशा में, ठीक है। विपरीत मतलब उल्टे घूम रहे, उल्टे मतलब। अच्छा पहली बात तो आप लोग कमेंट में ये बता दें कि कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रह हैं जो, अच्छा उल्टे घूमने का मतलब क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया? पृथ्वी जो आपकी घूम रही क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? इस बात को जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताएं हमें, बताइए। आना चाहिए कमेंट हर एक बच्चे का, ठीक है। तो जैसा कि देखो, एक बात समझो, वो जो दो ग्रह है ना, अभी हमने बात की थी क्या, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह की, इससे कुछ थोड़ा सा हमको लिंक मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, तो सोचिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बेटा जो जिनको आपको कह रहा है सवाल में क्या, कि अन्य ग्रहों की तुलना में, अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। बेटा नाम जरूर विपरीत है, पर यही दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज। बाकी सारे के सारे जो छह बचे वो कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ग्रहों की संख्या कितनी बेटा? कुल संख्या 8 है, ध्यान रखना। 8 में से दो हमारे हो गए क्लॉकवाइज घूमेंगे और 6 घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो दो क्लॉकवाइज घूमते हैं वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। कौन से हैं? बुध और शुक्र, याद रखने इस बात को बेटा। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते, बाकी सबके सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण की बात हो रही है बेटा, किसकी? सूर्य के परिक्रमण की बात हो रही है। उफ, गड़बड़ हो गया, ठीक है। बुध और शुक्र, सॉरी सॉरी, शुक्र है, बुध नहीं, यूरेनस है वो। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला कौन सा ग्रह है? यूरेनस, ध्यान रखना इस बात को। शुक्र है, शुक्र है, बट बुध नहीं है, बाय मिस्टेक है। बुध, यूरेनस है बेटा, ये याद रखना, ठीक है। एक, अब ये देखो ऐसा है कि आपसे ये प्रश्न दूसरी तरीके और पूछा जा सकता है। कैसे? वो तरीका ये होगा पूछने का, जैसे आपको पता है क्या कि ये जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, यहाँ के जो जो ग्रह हैं जूनियर सन से याद रखेंगे,
इधर वाले को कैसे हम करते हैं याद बेटा, माई ई ऐसे करके, माई ईवीएम से, ठीक। एक ग्रह इधर का, यानी कि ये कौन सा है बेटा, वीनस, ठीक। दूसरा ग्रह इधर का कौन सा है, वो यूरेनस। याद, समझना बात को। ये दो ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं, ये दो ग्रह उल्टे मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी के सारे एंटी क्लॉकवाइज। वो सॉरी, ऊपर वाला प्रश्न दिमाग में था बुध वाला, तो दिमाग मिस्टेक थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इधर से कथनों पर विचार कीजिए भाई। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले मतलब ऐसा नहीं कोई रिंग पहना दी गई हो, छल्ले मतलब गैसीय छल्ले, पदार्थों के उल्का पिंड, छोटे छोटे टुकड़े, क्षुद्र ग्रह, इस टाइप की जो चीजें हैं ना। तो कौन कौन से, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। ए सही बात है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बनी हैं पट्टियां, ये भी सही है। और यानी कि इस जब दोनों सही तो ऑप्शन नंबर बेटा सी, यानी ए और बी दोनों सही है। तो पिछले सवाल में फिर से मैं बता दे रहा हूँ बेटा आपको, वो कौन से ग्रह थे जो क्लॉकवाइज है, वीनस और, वीनस और कौन सा, अरे अरुण, ठीक है, यूरेनस। यूवी याद रखना, कैसे देखो बता देता हूँ। क्या है बेटा इधर, ये बताया था मैंने, वीनस और यूरेनस। यू और वी याद रखना, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। कौन सी, अल्ट्रावायलेट, इससे याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है। बेटा एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है ग्रहों के पास। देखिए चंद्रमा होता क्या है, एक, जैसे पृथ्वी के पास कितने चंद्रमा हैं, आपको कितने, एक ही तो है ना। और इस चंद्रमा की एक खास बात है, ये पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जितने दिन में घूमता है उतने ही दिन में अपनी धुरी पर भी पूरा घूम जाता है, 360 डिग्री। यही कारण है कि पृथ्वी का हमको, पृथ्वी से चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। यही कारण पृथ्वी से हमें इसका कौन सा भाग दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, एक ही भाग। अब चलते हैं इसी इस प्रश्न में, ये आपके एडिशनल था जो बता दिया। किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। बेटा एक भी चंद्रमा नहीं कहा गया है ना, किसके किसके पास नहीं है बताओ। चंद्रमा की बात अभी जैसे आप सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है, ये बात याद रखना बेटा, कौन सा, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह, 69 चंद्रमा है बेटा इसके पास, कितने, 69। याद रखें इस बात को, कभी कई बार प्रश्न में डायरेक्ट पूछ देता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, ठीक है। तो अब यहाँ जो सवाल है आपके पास, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि चंद्रमा नहीं की बात किया जा रहा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा बेटा, बुध, छोटा व्यक्ति, इसीलिए इसका कोई फॉलोवर नहीं है, याद रखना, ठीक है। और दूसरा बेटा कौन सा, यूरेनस, ठीक है। बुध और यूरेनस दो ऐसे, सॉरी फिर क्या दिमाग पे चल रहा है मेरे, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, एक भी प्राकृतिक सैटेलाइट। चंद्रमा दैट मीन्स प्राकृतिक, प्राकृतिक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। यानी एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, एक तीन कहाँ बेटा, ये, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, सवाल नंबर 24। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा, अभी जो बात की ना हमने बेटा, सबसे अधिक किसके पास थी, जुपिटर के पास, कितने हैं, 69, कितने बेटा, 69 चंद्रमा है। उसके बाद, उसके बाद फिर किसकी बारी आती है, उसके बाद किसकी बारी थी, शनि की, शनि देवता आपके ना, शनि, इनके पास बेटा कितने, 62, कितने हैं, 62। शनि के पास है बेटा कितने, 62। बृहस्पति के पास है कितने बेटा, 69। यूरेनस और मंगल, यूरेनस और मंगल, इनके सबसे छोटा फिर मंगल के पास पड़ता है, और यूरेनस के पास फिर थोड़ा से और, हाँ। मंगल के पास बेचारा के पास दो ही हैं, और यूरेनस के पास कितने बेटा, 27।
ठीक, इन सबके पास चंद्रमा है जिनकी संख्या आपके सामने है, जिनकी संख्या आपके सामने है। तो सबसे अधिक कहा गया बेटा, दिख गया ना, ये सबसे कम कहता तो किसकी बात करते, मंगल की। सत्य कथन बताना बेटा, कथन इसमें से सत्य कौन सा है, कौन से। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी करता है, सही है। साथ ही साथ सूर्य की भी करते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये भी घूमेगा, करेक्ट है। दूसरा, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। पृथ्वी के उपग्रह, तो बेटा पृथ्वी के उपग्रह क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। इसने कहा 1/2, बट एक्चुअल में बेटा 1/4 है। कितना, 1/4। इसलिए ये वाला कथन हो गया आपका गलत। मतलब केवल एक सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। और क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर 1/4 है बेटा, क्या है, 1/4। ठीक है, ये वाला 1/4। चलिए आगे अगले प्रश्न में। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, तो बेटा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो हैं, आर्यभट्ट जी को कहा गया। किनको कहा गया, आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न पर, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। बेटा कथन और कारण दोनों दे रखे हैं, पर विचार करना है। पहला, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अभी तो पीछे बात तुम बताया ना कि पृथ्वी से हमें एक ही भाग दिखाई देता। रीजन क्या था कि पृथ्वी जो चंद्रमा है, पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, और अपनी धुरी पर भी 27 दिन में घूम जाता है। क्लियर। तो दोनों काम एक ही, इसीलिए इसका में केवल एक बार में एक ही भाग दिखता है, केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन तो भाई हो गया सही। कारण पे आते हैं। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ये बात गलत है बेटा, अधिक नहीं है, ये तो बराबर है। कैसी है, बराबर है। वो नंबर कितना है बेटा, 27 दिन में घूमता है और 27 दिन में ही ये उसके चक्कर भी लगाता है। यही रीजन है कि चंद्रमा हमें हमेशा एक जैसा दिखता है। कभी देखा चंद्रमा की स्थिति को जो अलग अलग दिखता हो, बिल्कुल वैसे डिट्टो जो जहाँ निशान वैसे दिखेगा, वो रीजन यही है बेटा। इसका मतलब ये कारण तो हो गया गलत। जब कारण गलत है तो सही कौन सा, ए सही है और आर गलत है। सवाल नंबर का ऑप्शन हो गया सी नंबर। अगला है प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, भाई करो विचार। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पदार्थों, सॉरी हाँ ठीक, पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब छोटे छोटे पदार्थ, सॉरी पत्थरों ही तो लिखा है, पदार्थों बोल गया मैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड। अच्छा, ये वही उल्का पिंड हैं जो अगर किसी कारणवश पृथ्वी की तरफ आते हैं, गिरते हैं, ठीक है, तो या तो वातावरण में आके ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से, और इतना प्रेशर टेम्परेचर रहते जल जाते हैं। कभी कभी देखेंगे एकदम जलता हुआ तारा एकदम दूर से दिखाई दे, बहुत स्पीड में गया, वो यही होता है? बाकी तो कुछ भी जादू होता है लोगों के कहने के अनुसार है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का एक समूह है, क्या कहते हैं बेटा, आकाश गंगा कहते हैं। दोनों बातें सही है ना, कथन तो दोनों सही है। जब दोनों सही है तो ए और बी यानी सी नंबर में जो ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ये सही हो गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके इसी बुक की सेकंड चैप्टर से है, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन बता दें। तो ग्लोब में अक्षांश और देशांतर है क्या क्या, चलिए थोड़ा सा परिचय दे दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे
चले, ये आपकी अर्थ है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये जो लाइन है इसको ऐसे ड्रॉ कर रही है हॉरिजेंटल, इसे कहते हैं 0 डिग्री। इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुव रेखा, विषुव वृत्त, कई नामों से उसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो लाइनें ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इन लाइनों को बेटा क्या कहते हैं? इन लाइनों को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर, ठीक। जो लाइनें ऐसे ऐसे इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, बात समझ में आई? ऐसे, इन लाइनों को हम लोग कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। ये बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, देशांतर रेखाओं की दूरी किसी भी स्थान पर किसी भी देशांतर की अलग नहीं होती है, सब सेम। लेकिन उसके विपरीत जो अक्षांशी जो वृत्त हैं या लाइनें हैं, रेखाएं हैं, ठीक है, वृत्त भी कहा जाता है, लाइन भी, रेखा, लाइन इंग्लिश में, हिंदी, ठीक है, ऐसे रेखा। तो इनकी जो माप है बेटा, तो ध्रुवों से जैसे ही सॉरी, ये 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, जब ऐसे जाएंगे तब, ठीक, ऐसे 0 डिग्री से बढ़ते हुए। जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे इनकी लंबाई कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कि पृथ्वी की सबसे अधिक त्रिज्या ध्रुव पर ही, सॉरी, कहाँ पर है? इक्वेटर पर है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर है। सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा की बात करेंगे वो यही होती है, सबसे बड़ी। कैसी? सबसे बड़ी, ठीक है। बाकी अब आगे हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे, वहां बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। और इसकी डिटेल्ड क्लास जो आएगी एनसीईआरटी बुक्स की, वो भी आपको कराई जाएगी, बुक में क्या है, क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज, एक बात और बता दें आपको, ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटीज को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को बनाया गया है। बहुत ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिस पर आप लोग डिले मत करें, आराम से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विषुव वृत्त कौन सा बेटा? विषुव वृत्त, कर लो भाई विषुव वृत्त की। तो विषुव वृत्त किसको, विषुव वृत्त हो या विषुवत वृत्त हो, ठीक है, हाँ, विषुवत रेखा वाले वृत्त को कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर, इसी को हम विषुव भी कहते हैं। विषुव क्योंकि यही जो है क्या बदलता है, मौसम बताता है आपको, ऊपर नीचे डिवाइड करके। अक्षांश को प्रदर्शित करता है, किसको बेटा? 0 डिग्री से। विषुव नाम लग गया मतलब इक्वेटर की बात हो गई, ठीक है, बात सही है। दूसरा, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता, अभी बात की ना, सही बात है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी, बेटा ये बना है ऐसे, ये आपका इक्वेटर। विषुवत वृत्त से उत्तर इधर, दक्षिण इधर का कोणीय मान ये वाला, यानी ऐसे से जो ये लाइन होंगी इनकी बात हो रहा है, एंगुलर, ठीक है। कोणीय मान, कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ये बात बेटा गलत है, ये गलत है। जितना ऐसे ऐसे बढ़ेंगे इन लाइनों को हम अक्षांश ही कहेंगे, देशांतर नहीं कहेंगे। पूरब व पश्चिम की बात करता वो देशांतर होता, ठीक है। यानी यहां पर क्या लिखा होना चाहिए था? पूर्व व पश्चिम, तब ये सही होता। ये नहीं लिखा है, इसका मतलब कि ये गलत है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 में कहां पर दिखाई दे रहा है भाई, बताइए? 1 और 2 हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला, नीचे दिए गए सूची में से मिलान कीजिए। देखिए, कर्क रेखा आपके उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। और कौन सा भाई? दक्षिणी ध्रुववृत्त और उत्तर ध्रुववृत्त। दक्षिण ध्रुववृत्त दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पर, ठीक। कर्क रेखा बेटा यानी ए की बात कर रहा है, इसकी किसकी? कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है इसका कितना, 23.5 डिग्री उत्तर, यानी ए में 2,
अब बेटा अगर ऐसे हम लोग जांचे, देखो ए का नंबर 2, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है, ए का तुम 2 निकालिए। मकर रेखा बेटा दक्षिण में है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण यानी 3। बी में 3 कहाँ पर, एक ही में था, इससे जल्दी आंसर देखो पकड़ में मिल गया, यानी बी नंबर, सी नंबर इसका सही है। बाकी फिर बात कर लो, तो ये उत्तर वाला हो गया उत्तर में, दक्षिण वाला दक्षिण में, 66.5। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा एक बात और समझिए जरा, ऐसे प्रश्नों में कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने मकर रेखा को उठाया पहली बार, ये बाइलक की बात है, आपको तुरंत दिख जाए, या कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्रैक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही वाला है ना, एलिमिनेट करने वाला। आपने देखा मकर रेखा कहाँ, मकर रेखा 23.5 डिग्री ये वाला है ना, दक्षिण। बेटा बी में तीसरा एक ही में ऑप्शन था इसलिए सही, बाकी को आपको देखना ही नहीं पड़ता कौन सा सही कौन सा गलत है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, वहां किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं देना क्यों सही है। चलते हैं अगला। अगला प्रश्न था, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। अभी इसकी बात करते हैं आखिर कटिबंध होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये गलत है बेटा, शीत कटिबंध ना, ये जो लिखा है ये कैसा है, गलत है, ये उष्ण कटिबंध होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच साल भर पूरा दोपहर कम से कम दिन में एक बार सूर्य ठीक 90 डिग्री पर होता है, यानी कि बिल्कुल लंबवत होता है। इस वजह से क्या, ऐसी ये जगह कैसी होती, बहुत गर्म होती हैं, तो इन जगहों को हम शीत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उष्ण कटिबंध। ठीक, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। याद रखेंगे बात को, ठीक है। तो ये देखो जैसे है, अब आगे चलते हैं। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। मेरी बात समझो ऐसे, अब आपको बता दें, यहां से आप इसको क्रैक कर लेना। ये आपका 0 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा, और ये वाली आपकी मकर रेखा, इसको आप मान लें उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया, और ये वाला आपका दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव व्रत हो गया। ठीक है, अब समझो, जो ये एरिया है बेटा, ये है उष्ण कटिबंध, कैसा है, उस फिर से गला लिख गया, उष्ण कटिबंध। ठीक, यहां से ये वाला, ये जो इलाका है यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ना ही बहुत गर्म होता ना ही ठंडा। सेम इधर होगा दूसरे वाले में, किधर, यानी ये वाला इलाका जो था, और इधर दक्षिणी ध्रुव में, ये दोनों ठंडा गर्म का मिक्सचर रूप है, इसलिए इसको कहते हैं शीत उष्ण, शीत भी और उष्ण मतलब गर्म भी, तो ये दोनों बेल्ट शीतोष्ण हो गई। अब बात करते हैं ये वाले, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है, एक तरीके से क्षितिज रहता है। ठीक है, तो इन दोनों एरियाज को, ऊपर वाले उत्तर दक्षिण दोनों को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। अब आते हैं अपने सवाल में जो आपसे कह रहा है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है पहला वाला कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध, तो बेटा गलत हो गया। अभी तो देखा ना आपने क्या है, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच, बेटा कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त कहाँ है बताओ, विषुवत वृत्त, विषुव रेखा की बात कर रहा है, के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये बात भी आपकी कैसी है, सही है अथवा गलत है, बताइए। शीत उष्ण विषुवत वृत्त, ठीक है, कर्क रेखा, इसकी बात कर रहा है, इसकी, हाँ ठीक। आगे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। क्या बात कही है, हाँ? और आपसे पूछ क्या रहा है, इस बात को समझो, सुमेलित नहीं है, सुमेलित मतलब कौन कौन से सुमेलित नहीं है। इस सब कहानी में सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कि जैसे कि हमने क्या कहा, हमने पढ़ा
कौन सही है गलत है, सही है गलत, हमने पढ़ा सुमेलित है, फटाफट आंसर देने लगे। सुमेलित नहीं है, हमें गलत छांटना है बेटा। तो गलत छांटना है मतलब ये वाला गलत था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत होने के बावजूद ये सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला भी विषुवत वृत्त और किसके बीच कह रहा था बेटा, कर्क रेखा। विषुवत वृत्त तो यही होता है ना, ये इसी क्षेत्र की बात कर रहा है ये वाला। इसको शीतोष्ण कह दिया, ये गलत होने के बावजूद ये सही है। तीसरा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध। बेटा ये वाला भी गलत है और फिर भी सही है, क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं है, कोई भी मेल नहीं खा रहा है, इनके तीनों सही हैं। जब तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी। सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर आप इसको करें क्यों, बस इतनी सी बात आपका जवाब बदल देती है ना, नहीं शब्द। ठीक है, चलते हैं आगे। और इस पर कंफ्यूज ना हो मेरी बात, इस बात को फिर से समझ लें, हम आपको अभी बताते हैं इसको कि कैसे करेंगे। देखिए ये आपका इक्वेटर हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। ठीक है, अब हम जो बताने जा रहे हैं उस बात पे ध्यान देना आप लोग। ये जो अभी हमने बनाया ग्रीन शैडो, इस शैडो के एरिया को क्या कहेंगे हम, उष्ण कटिबंध। ठीक है, आज इसके बाद ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ऊपर का ये और नीचे इसमें ये। ठीक, ये जो एरिया आपका है कैसा, शीत कटिबंध, बिल्कुल ठंडा चिल्ड। ठीक, अब इस बात को याद रखेंगे। अब जैसे कौन कहाँ पर है इस बात को समझे कैसे। ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये आपका कर्क रेखा और ये आपका विषुवत। तो इसके बीच ये वाला ये जोन यहाँ तक आता है, ये बात ध्यान रखें ऐसे है। ये पूरा शीतोष्ण कटिबंध है, वर्ष भर सूर्य लंबवत रहता है इस वजह से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं, मतलब अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, अगला का इसमें क्या है बेटा, अगला है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है। ये बात गलत है भाई, गलत है, क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगी इनका आकार छोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है बेटा, छोटा होता जाता है, यानी केवल एक सही है, केवल एक सही है, तो इसको हम टिक मार देंगे। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। सेशन के शुरुआत में हमने आपसे चर्चा की थी कि जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा, दूसरी भाषा में याम्योत्तर रेखा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो जवाब आएगा वो बेटा ये देशांतर रेखा है। ठीक है, विषुवत वृत्त गलत, अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त सारे के सारे गलत हैं। अगला प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मानक समय निर्धारित कर बेटा, मानक समय निर्धारित कैसे करते हैं, वहां के प्रमुख याम्योत्तर से। स्थान की बात की है, पूरे मतलब देश विदेश की बात नहीं हो रही है। तो इसके लिए कौन सा, वहां का प्रमुख याम्योत्तर, यानी कि वहां का जो प्रमुख आपका देशांतर रेखा होगी। भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे इंडिया के, तो बेटा इंडिया के संदर्भ में क्या है, इंडिया के संदर्भ में क्या है बेटा बताओ, 82.5 डिग्री कौन सा, ईस्ट है, ध्यान रखना, जो कि अंतरराष्ट्रीय टाइम से बेटा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे पश्चिम, वहां से पश्चिम, ठीक है, जो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना बेटा, इंग्लैंड के लंदन शहर से होके जाती है 0 डिग्री। ठीक, वहां से जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम बेटा घटता है, पूर्व की ओर जाएंगे तो बढ़ता है। हम लोग वहां से 82.5 डिग्री आगे हैं, इसी वजह से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, देखो
प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भाग में, समझना बात, प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भाग में कौन कौन से गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। बिल्कुल बात सही। कैसे, देखो ये आपका अर्थ है, समझना। पूरा राउंड होता है 360 डिग्री, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर एक छोर को, जैसे कि हमने ये इसको ये ले लिया साइड काटने के बाद, ये वाला अगर आपका 0 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये होगा 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? यानी ऐसे जब इसको कट कर देंगे तो इसको दो बराबर भाग, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। ये आपका हो गया सही। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। बिल्कुल बात सही है बेटा। जब इसको कट करोगे ऐसे आधा तो 0 डिग्री और दूसरी तरफ 180 डिग्री, आप अगर ईस्ट से जाओगे दूसरी तरफ से जाओगे, अगर वेस्ट से जाओगे तो ये दोनों सेम लाइन है। कैसी है? एक ही लाइन है। जब एक ही लाइन है ये, तो वो आपका ये भी सही हो गया। एक और दो दोनों सही है, दोनों सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। एक आध क्वेश्चन जो पीछे थे बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल सही से विचार से आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए कथनों पर कारण पर विचार करें भाई, कर लो। कह रहा कथन एक, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय बेटा कैसा, पीछे होता है। जस्ट अभी तो बताया आपको हमने ना, ये आगे होता है और पश्चिम वाला पीछे होता है। ये सही है। कारण क्या कह रहा, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये बेटा गलत है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं, मतलब आपका ये अर्थ है। और अर्थ की दिशा में बात करें, भारत की बात करें ऐसे, ठीक है, तो देखो भारत, ऐसे समझो बात को, ये आपका भारत देश, ठीक। इधर सूर्य सबसे पहले किधर पड़ता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। बाद में किधर पड़ता है, इधर गुजरात में। तो मतलब पृथ्वी किधर, पश्चिम, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही ना, पूर्व से पश्चिम नहीं जा रही है। समझ में आया? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए ये वाला गलत था बेटा। कथन ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? इस बात को याद रखें, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना बेटा, 4 मिनट। कैसे आएगा उस बात को बिल्कुल थोड़ा सा विद इन सेकेंड देखते हैं कैसे, सोचो जरा। 24 घंटे में आपकी अर्थ जो है कितना, 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती, 360। इसलिए 1 घंटे में जो घूमेगी बेटा 15 डिग्री, भाग देंगे 15 आएगा, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में बेटा 15 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री डिग्री 15 को भाग देंगे इधर तो बेटा 4 मिनट आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो आते हैं अब इस प्रश्न में। यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा तब ग्रीनविच से उस स्थान के मानक समय में कितना अंतर होगा। मतलब आप ऐसे समझो बेटा, 0 डिग्री से हम किधर हैं, 20 डिग्री पूर्व में, ऐसे 20 डिग्री ईस्ट, और ये स्थान होता है बेटा इधर वेस्ट। इधर जाएंगे माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है बेटा, 4 मिनट। तो 20 डिग्री है तो मतलब ये भी तो इसका 4 गुना हो जाए, 4 का ना, तो 20 गुना, सॉरी ये इसको 20 को कर दो 4 गुना, ठीक है। तो जब 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। बात समझ में आई? तो 20 डिग्री बराबर, सॉरी मिनट लगा दिया, 20 डिग्री बराबर 80 मिनट। कितना हो गया, 80 मिनट। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। कितना, 1 घंटा 20 मिनट। एक ही ऑप्शन में ऐसा देखा था मैं जहाँ 20 लिखा हुआ, वो हो गया ये। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के किस याम्योत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। बेटा भारत का मानक समय जो है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्व। कौन सा, जब पूर्व की बात कही जाएगी तो मेरी बात समझो, जो जो आपको पश्चिम में दिख जाए उनको तो आप हटा ही दो। मतलब जैसे ये वाले ऑप्शन दोनों पश्चिम थे, गलत हो गए, ठीक।
अब ये दो 82.5 है बेटा, 81 नहीं है, ये गलत है। 82.5 डिग्री पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो बेटा 5 घंटा 30 मिनट पीछे वाला गलत है, और ये 4 घंटा जहां दिख जाए ये गलत है, 6 घंटा दिख जाए ये गलत है। अब देखो ये वाला क्यों सही है, इस बात को जान लेते हैं। 5 घंटा 30 मिनट, देखो मेरी बात समझो बेटा, 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के। ठीक है, हम 82.5 डिग्री आ गए ना अभी, आप तो बताया ना 82.5 डिग्री। तो बेटा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो बेटा इसको आप लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट देखो, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 5 घंटा। बेटा 5 घंटा में जब करेंगे तो कितना, 75 डिग्री आ गया। और आधा घंटा में 7.5 डिग्री प्लस 7.5 और जोड़ दो, तो 82 साढ़े 82 डिग्री आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर 3 तक के सभी सवालों को एनसीईआरटी की सीरीज में रखा गया है। अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में। ठीक है, और अगली क्लास में हम आते हैं उसके अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 और 4 जो संभव होगा उनको हम लोग कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, बाय बाय।